आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो ये हमारी क्लास है मौलिक अधिकारों से संबंधित एमसीक्यू पर बेस्ड है, यानी कि आज की क्लास में हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मौलिक अधिकारों से ये जो एमसीक्यू जो है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनके माध्यम से हम ये भी समझ पाएंगे कि मौलिक अधिकारों से अब तक का के एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको रिवीजन करने का एक मौका भी मिलेगा। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते। प्रश्न नंबर 1, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 तथा सूची 2 दिए गई है और एक और हमारे विषय लिखे गए हैं और दूसरे और हमारे अनुच्छेद लिखे गए। हमें बताना है कि कौन सा अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक का हमने किसकी बात करी, समानता की बात करी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। फिर है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसकी चर्चा हमने 19 से 22 में की है। प्रेस की स्वतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दो सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 में हमने कहा गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो ये जो है हमारा, ये हमारा 3। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, यानी कि जिसमें हमने कहा आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण, 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों के प्रशासन से संबंधित जो वर्णन है वो आर्टिकल 30 में मिलता है, तो 1 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक का, यानी कि 4। तो ये जो है हमारा जो कोड हमें मिलेगा वो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर हैं। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमने ये जाना था कि मौलिक अधिकार ही एक हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है जिसके कम किए जाने पर, छीने जाने पर, शून्य किए जाने पर हम कहा जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो एकमात्र ऐसा प्रावधान जिसपे हम न्यायालय जा सकते हैं, तो ऐसा प्रावधान क्या कहलाता है? वाद योग्य कहलाता है। बाकी हमारी जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मूल कर्तव्य हैं, प्रस्तावना है, ये सब वाद योग्य नहीं है। केवल मौलिक अधिकार ही क्या है? वाद योग्य है। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये जो है हमारा, ये अनुच्छेद करता है हमारा अनुच्छेद 13, संसद को और राज्य विधान पालिकाओं को संवैधानिक प्रावधानों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, 14 के अंतर्गत, 15 के अंतर्गत, 16 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 13 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 13 कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो, शून्य करती हो। कोई ऐसी विधि बनाता है तो व्यक्ति, नागरिक कहाँ की शरण ले सकता है? न्यायालय की शरण ले सकता है। तो ये तो समानता के अधिकार के अंतर्गत है नहीं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, तो समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर समानता की बात करता है, तो 15 भी हमारी समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो अनुच्छेद 16 भी हमारा समानता की बात करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4, तो सी इसका राइट आंसर होगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 18 तक का आता है। अनुच्छेद 16 तक का की चर्चा करी। 17 कहता है छुआछूत का अंत, क्योंकि भारत में सभी लोग समान है। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, भारत में कोई भी किसी प्रकार की उपाधि का अपने नाम के आगे से प्रयोग नहीं करेगा, एक्सेप्ट एजुकेशन में डॉक्टर यानी कि पीएचडी होल्डर और सैन्य संबंधी उपाधियों को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 5, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो कहा जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व, उसके उसके कर्तव्यों का, मतलब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसके दायित्व के निर्वहन के लिए जब लेख जारी होता है तो वो कौन सा लेख होता है? तो उत्प्रेषण नहीं, परमादेश
ये एक तरीके का क्या है आदेश। अधिकार प्रच्छा नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो परमादेश होगा। जैसे कि हमने कहा था कि इसके नामों से भी हमें पता चलता है। तो उत्प्रेषण कहने का मतलब है प्रेषित किया जाए, लंबित मामलों को अधीनस्थ न्यायालय अपने उच्च न्यायालय को प्रेषित करे। अधिकार प्रच्छा, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम इस पद पर अगर बैठे हो तो तुम्हें किसने अधिकार दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से लाया जाए। अगर हम बात करें कि परमादेश, तो सर्वोच्च न्यायालय संस्था को और किसी व्यक्ति को, यानी कि कौन, किसी व्यक्ति को जो उस पद पर है, उस व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अपने उसके दायित्वों के निर्वहन के लिए परमादेश जैसी रिट जारी करते हैं कि हम आदेश देते कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जब कभी कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस रिट का प्रयोग किया जाता है। इसको परमादेश कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत सही सुमेलित है। गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण, ये गलत है। धर्म की स्वतंत्रता सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो ये है हमारा आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन है। और यहाँ दे रखा है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 23 क्या है। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम, फोर्स लेबर भारत में क्या है, प्रतिबंधित है। यही अनुच्छेद 23 की व्याख्या है। आर्टिकल 7 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता, ये है आर्टिकल 14 में। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता हमने कहा जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये एक तरीके की सामाजिक समानता है। आर्टिकल 15 में वर्णन है, ये भी है। अवसर की समानता, तो हमने कहा सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अनुच्छेद 16। तो आर्टिकल 16 के तहत ये भी समानता के अंतर्गत है। और अगर हम आर्थिक समानता की बात करें तो आर्थिक समानता हमारे संविधान में आर्थिक समानता कहीं पर भी नहीं लिखी गई है। आर्थिक न्याय की बात जरूर की गई है प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन आर्थिक समानता का जिक्र हमने कहीं भी नहीं देखा। तो डी ही इसका क्या है, राइट आंसर है। इसी का ही, यही हमारे सम्मिलित नहीं है मौलिक अधिकार में, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई। अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया गया, तो ये है हमारा आर्टिकल 17। क्योंकि जब हम समानता की बात करते हैं और भारत में जब संविधान के माध्यम से सब तरीके की समानताओं को स्थापित किया गया, तो अनुच्छेद 17 में कहा गया कि भारत में किसी भी प्रकार का छुआछूत अब नहीं होगा। अगर कोई इस तरीके का भाव भी प्रकट करता है तो उसके लिए अस्पृश्यता अधिनियम के तहत कई सारे कानूनों, वो अस्पृश्यता अधिनियम कानून के तहत कई सजाओं का क्या है, प्रावधान है। तो आर्टिकल 17 हमारा राइट आंसर होगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो पूछा जा रहा है कि छुआछूत का अंत कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो छुआछूत का अंत हम कानून बनाकर कर सकते हैं, बिल्कुल सही, जैसे कि कानून बनाया गया है अस्पृश्यता अधिनियम। शिक्षक उन्नति द्वारा, बहुत ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम लोगों को शिक्षित करें तो शिक्षित करने के माध्यम से हम एक इतिहास को जानते हैं। हमने कहा कि ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। ऋग्वैदिक काल में सभी वर्ण क्या थे, हमारे समान थे। धीरे धीरे आगे आगे चल के जब हमने देखा, हमने उत्तर वैदिक काल देखा और फिर इसके आगे आज तक का हमने ये देखा कि जो हमारा चतुर्थ वर्ण है और जो महिलाएं हैं उनके साथ नियमों में कई बार क्या हुए, बदलाव हुए। तो अगर हम लोगों को शिक्षित करें और शिक्षित करने के माध्यम से उनको एक इतिहास का भी पता चले, और शिक्षा में केवल इतिहास के माध्यम से ही नहीं, ऐसे कई सारे हमारे विषय हैं जहां पर हमें ये पता चलता है कि अस्पृश्यता क्या है,
हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो शिक्षा के माध्यम से लोगों को अवेयर करके भी हम अस्पृश्यता का अंत कर सकते हैं, जन जागरण के द्वारा, यानी कि अवेयरनेस के द्वारा भी कर सकते हैं, नौकरियों में प्रवेश दिला के लेकिन नहीं कर सकते। तो 4 को छोड़कर 1, 2, 3 हमारे क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कहां से कहां तक है। तो राइट टू फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो राइट टू फ्रीडम हमारा कहां से कहां तक हमें मिलता है, अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पष्टतः, क्लियरली, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। ऐसे हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज्यादा स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। और वो कहाँ अंतर्निहित है, जहां हमने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हमने आर्टिकल 19 के तहत कहा कि भारत के नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत है, 19(1) क के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण है। तो हमने कहा जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार या हम कहें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जहां पर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा, तो हम कहेंगे आर्टिकल 21। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 358 के तहत, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जाता है, और 359 के तहत 20-21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि मौलिक अधिकारों को केवल और केवल आपातकाल की स्थिति में ही निलंबित किया जाता है। आपातकाल किस प्रकार का आपात, जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। और राष्ट्रीय आपात कैसे, यानी कि 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। जैसे कोई युद्ध की परिस्थिति हो जाए, भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, या भारत के ऊपर आक्रमण हो जाए, या भारत के अंदर के जो नागरिक हैं वो सशस्त्र विद्रोह करने लग जाएं, ऐसी परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। जब भी भारत में आपातकाल लगेगा वो स्थिति ऐसी होगी जिसमें मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो आपातकाल की स्थिति में हमारे सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़कर 2 मौलिक अधिकार ऐसे जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, वही पूछा जा रहा है कि कौन से वो हैं। तो जैसे हमने कहा, पहला ऑप्शन है देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या उपाजिका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता है, यानी कि 20 और 21 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और दूसरा हमारा जीवन जीने के अधिकार को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा। केवल अगर प्राणों को कभी लिया भी जा सकता है तो वो विधि के तहत, फांसी की सजा हो तो अलग बात है, अदरवाइज की कंडीशन में जीवन के अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, यही वाला आपातकाल में निलंबित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसके तहत कहा गया। तो ये कहा गया है हमारा मूल अधिकारों के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 को जोड़ा गया, और इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर दिया गया सरकार के द्वारा। ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था हमने, और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत
शोषण के अधिकार के अंतर्गत 2 अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो यहाँ 17 नहीं होगा क्योंकि 17 हमारा समानता का अधिकार है जिसमें अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। अनुच्छेद 19 नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 23, अब देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 भी आता है और अनुच्छेद 24 भी आता है। तो हमें यहाँ 23-24 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये वाला कौन सा है, क्योंकि शोषण के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 23-21 दोनों ही हैं हमारे मेंशन, क्योंकि यहाँ लिखा गया है बच्चों के शोषण। तो बच्चों का शोषण किससे होता है, बच्चे यानी कि 14 वर्षों से कम आयु के बच्चों को कोई जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों की बात कहाँ पर आई है, 24 में आई है। 23 में किसकी बात आई है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम की बात आई है। तो यहाँ क्योंकि बच्चे मेंशन है, चाहे आप 14 वर्षों से कम आयु ऐसे पूरा लिख दीजिए या केवल बच्चे लिख दीजिए, तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम हॉल में। बच्चे कहने का मतलब है आप 24 से इसे जोड़ लेंगे। दोनों की व्याख्या अपने मन में याद कीजिए कि 23 क्या कह रहा था और 24 क्या कह रहा था, फिर जोड़ के देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो आंसर निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित है। पूछा जा रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत क्या क्या है। धर्म का प्रचार करने का अधिकार, सही। सिक्कों को कृपाण धारण करने का अधिकार, बिल्कुल सही। अगर हम कृपाण की बात करें तो कृपाण एक तरीके का क्या है, एक तरीके का शस्त्र है। और कृपाण, जब भी हम कोई शस्त्र अपने पास रखते हैं तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। तो कृपाण एक तरीके का चाकू है, लेकिन सिख धर्म में 5 चीजें कंपलसरी है, केस, कंघा, कृपाण, कंगन। तो ऐसे में उनके धर्म का वो प्रतीक है, उससे उनके धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है। तो ऐसे में अनुच्छेद 25 के तहत उनको कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है, तो ये भी राइट है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये रॉन्ग है। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो हो सकता है, लेकिन निकायों द्वारा धर्म का परिवर्तन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो 1, 2, 3 ए हमारा राइट होगा। 17 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है। बौद्ध, जैन, पारसी, सिख। तो जो हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं तो बौद्ध इसमें सम्मिलित है, जैन इसमें सम्मिलित है, सिख इसमें सम्मिलित है, लेकिन पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर हम पारसी धर्म की बात करें तो पारसी धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से एक धर्म माना जाता है, जो कि ईरान से शुरू हुआ और इस्लाम से पूर्व था ये धर्म। तो इसको हम हिंदू धर्म में काउंट नहीं करते। तो पारसी धर्म जो है ये अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। बता रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों, ये देखिए बालकों, फिर से बालकों का आया, उससे पहले बच्चों हमने देखा था, बच्चे शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये भी करेक्ट है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी करेक्ट है अनुच्छेद 25 के तहत। और आर्टिकल 29 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार, रॉन्ग है ये, यही वाला गलत है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो व्याख्या है हमारी, ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 30 की व्याख्या है। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, संसद, कार्यपालिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक गार्जियन है हमारे कौन, न्यायपालिका, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा। तो संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। 2-3 लोगों ने आत्मा कहा है संविधान के अलग अलग चीजों को, जैसे हमारे ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने
अनुच्छेद 32 को ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों को मिलाकर संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन जो पूछा जाता है प्रश्न वो आर्टिकल 32 को लेकर पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार हमारा आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, सही बात, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार है। बिल्कुल ठीक, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए संविधान की आत्मा कहा क्योंकि कभी भी मौलिक अधिकार क्योंकि वादयोग्य हैं, उनको छीना नहीं जा सकता। अगर कभी छीना जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम न्यायालय जा सकते हैं। यानी कि अतिक्रमण, अगर कभी क्या हो, ऐसी बातें हो कि हमको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएं, तो अनुच्छेद 32 के तहत ही हम उपचार के लिए कहा जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसलिए दोनों ही जो हमारे स्टेटमेंट है विद कॉज हमारे क्या है, सही है। अनुच्छेद ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक और हमें रिट दे रखी है, दूसरी ओर उनके शॉर्ट नेम या शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, तो हमें बताना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, करेक्टली मैच है। परमादेश, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, ठीक है। परमादेश की जो रिट है वो कब जारी की जाती है, जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो उसको उसके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ये रिट जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं होता, बल्कि प्रतिषेध का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, या हम कह सकते हैं प्रोहिबिशन। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई सजा दे, तो ऐसे में जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है उनको क्या कर सकता है, ऐसी सजा को प्रोहिबिट, रोक सकता है। तो ये इसका नहीं होगा। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप इस पद पर हैं, तो इसको कहा गया बाय व्हाट अथॉरिटी, तो ये भी हमारा करेक्टली मैच है। तो हमें नहीं, कौन सुमेलित नहीं है, तो सी हमारा सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारा संविधान का 42वां संविधान संशोधन है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारतीयवाद में कहा गया है, मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स केस में आया है। इंसानों का अनैतिक व्यापार का निषेध, मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। तो संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th इन 1978 में। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जब हम विदेशी नागरिकों की बात करते हैं तो विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते। मौलिक अधिकारों में ये विदेश से आने वाले नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर जब विदेश का नागरिक यहाँ आता है तो उसके साथ होता है भेदभाव, यानी कि भारत के लोगों के लिए अलग तरीके के प्रावधान होते हैं, उनको कुछ सभी चीजों के अधिकार नहीं होते। तो ये जो हमारे अनुच्छेद हैं, जैसे अफसर की समानता, तो विदेश से यहाँ आकर लोग सरकारी नौकरी के फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि अफसर की समानता केवल किसको है, भारतीयों को है। तो ये हमारा क्या है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त ना होने वाले मौलिक अधिकार है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो विधि के समक्ष समानता, ये क्या है, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 तो यहाँ लिखा नहीं है कहीं, तो ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, ठीक है।
तो ये यहाँ 19 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन विदेशी नागरिक यहाँ आके ये सब बहुत फ्रीली नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, तो ये सभी को प्राप्त है, भारत के नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को भी। और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि आर्टिकल 23 और 24। तो हमने कहा विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। और अनुच्छेद 19, और यहाँ पर भी लिखा गया अनुच्छेद 19, यही बताना है विदेशी नागरिकों को कौन सा प्राप्त नहीं है, तो आर्टिकल 19 प्राप्त नहीं है। डबल स्टार लगा के इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार आजकल यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन संसद के द्वारा पारित किया गया था 1976 में। सेवा का अधिकार की अवधारणा किस देश से प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन से शुरू की गई थी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित, इसकी आंसर की भी लगी हुई है। तो ये एक हिस्सा आपको करा दिया गया है, और भी आपके लिए मौलिक अधिकारों से संबंधित एमसीक्यू लाए जाएंगे, क्योंकि हमारा एक हिस्सा मौलिक अधिकार वाला पूरा हो गया है। तो आप इसका रिवीजन कीजिए बहुत जल्दी। क्लास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।